नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। आरएलडी का पुराना इतिहास रहा है कि वो अपने सहयोगी बदलती रही है। कि आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का ताजा ट्वीट इस ओर इशारा तो नहीं कर रहा। दरअसल जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है कि खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी जो पसंद है खाओ, वैसे चावल खाने ही हैं तो खीर खाओ। जयंत के इस ट्वीट ने उस बात को हवा दे दी है जिसमें यह कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी 2024 से पहले कोई बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। हालांकि जयंत चौधरी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होना चाहते हैं, लेकिन जयंत चौधरी के ये ट्वीट लोकसभा चुनाव 2024 में उलटफेर के रूप में देखा जा रहा है। अब गौर करने की बात यह भी है कि इस समय में जयंत चौधरी की रालोद और अखिलेश यादव की सपा का गठबंधन है। हालांकि माना यह जा रहा है कि पिछले काफी समय से दोनों नेताओं के रिश्ते में दूरी आ गई है। विधानसभा चुनाव में रालोद नेताओं को सपा के सिंबल पर भी चुनाव लड़ना पड़ा था और निकाय चुनाव में भी रालोद के क्षेत्र में सपा ने अपने प्रत्याशी उतारे थे। इस बात को लेकर रालोद के जमीनी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। अब जयंत चौधरी के इस ट्वीट से फिर राजनीति तेज हो गई है। तो क्या अब दोनों नेता लोकसभा चुनाव के लिए अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं? 23 जून को पटना में विपक्ष की बैठक से इस बात पर बल भी मिला था जब जयंत चौधरी ने पटना जाने से मना किया था। बहरहाल नए समीकरण में जयंत चौधरी के मन में क्या है, इसी मसले पर करेंगे बड़ी चर्चा। आपसे कुछ ही देर में खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, उनके साथ चर्चा करेंगे कि आखिर आने वाले समीकरण क्या होने वाले हैं। तो देखिए, आरएलडी बदलती रही है अपने सहयोगी। जहां आरएलडी ने 2002 में का विधानसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा, गठबंधन कर लड़ा था। 2002 में आरएलडी ने 38 सीटों पर चुनाव जीता था, लड़कर 14 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 2.48% वोट मिले थे। 2007 में चुनाव में आरएलडी अकेले चुनाव लड़ी थी। 2007 में आरएलडी को 254 सीटों पर वो लड़ी थी, 10 सीटें मिली थी, 3.70% वोट मिले थे। आरएलडी ने 2012 का चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लड़ा था और 2012 में आरएलडी को 46 सीटों पर चुनाव उसने लड़ा था, 9 सीटों पर जीत मिली थी, 2.33% वोट मिले थे। और इसी के साथ 2017 का विधानसभा चुनाव आरएलडी ने फिर अकेले लड़ने का फैसला किया। 2017 में आरएलडी ने 277 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, केवल एक सीट जीती, जहां 2017 में आरएलडी की 266 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। तो 2017 में आरएलडी के एक जीते हुए विधायक ने भी बीजेपी का दामन थामा था। 2022 में आरएलडी ने सपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ा। 2022 में 38 सीटों में चुनाव लड़कर 8 पर जीत हासिल हुई आरएलडी को। तो कब कब आरएलडी ने अपने सहयोगी बदले हैं, इसकी आपको एक इतिहास में आपको ले जाने का प्रयास किया गया कि 2002 से लेकर 2022 तक किस तरीके से आरएलडी ने समीकरण बदले, अपने सहयोगी दलों को बदला और इस दौरान क्या नतीजा आरएलडी की सीटों पर पड़ा, यह भी आपके सामने रखा। तो इसी पर बड़ी चर्चा कि आखिर आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के इस ट्वीट का अर्थ क्या है। क्या इस ट्वीट का वाकया या मायना निकाला जाए? क्या वो बीजेपी के साथ एक बार फिर से हो सकते हैं 24 में? क्योंकि इस समय आरएलडी के पास 3 विकल्प मौजूद हैं। क्या उन 3 विकल्पों में से पहला विकल्प जो बीजेपी के साथ गठबंधन का है, क्या वो उसके साथ जाएंगे या फिर विपक्ष के महागठबंधन के साथ रहेंगे या फिर अकेले ही मैदान में कूदेंगे? तो इन 3 विकल्पों के बीच आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी कौन सा विकल्प चुनते हैं और इस ट्वीट में क्या संकेत छुपे हैं, जानेंगे राजनीति के बड़े जानकारों से। अब से कुछ ही देर में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे कि आखिर आरएलडी के मन में क्या है। बड़ा सवाल क्योंकि अब यही बन चुका है। ये ट्वीट जिस तरीके से किया गया है कि अगर चावल ही खाने हैं तो खीर खाओ, अब ऐसे में इसके क्या मायने निकाले जाएं? राजनीति जितनी सीधी लगती है उतनी सीधी है नहीं, और ऐसे में इसके पीछे के जो मायने हैं, जो मंशाएं होती हैं, अक्सर उसको लेकर अटकलें लगने लगती हैं। और ऐसे में जयंत चौधरी का ट्वीट भी कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है, जिसने सियासी गलियारों में तो हलचल मचा ही दी है, साथ ही साथ सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इस ट्वीट के पीछे वो कहना क्या चाहते हैं। तो जयंत चौधरी का ये ट्वीट और सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है
और इसी के चलते 2024 से पहले बड़े उलटफेर की जो संभावना बनी हुई है कि वो 2024 से पहले बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब विपक्षी दलों की 23 जून को बैठक हुई, आपको याद होगा पूरा विपक्ष एकजुट हुआ था, तब आरएलडी के अध्यक्ष नहीं पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा था कि अगली बैठक में वो शामिल होंगे। लेकिन इन सब के बीच अब बड़े सवाल इस ट्वीट से उठने लगे हैं कि आखिर इस ट्वीट का अर्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं जयंत चौधरी कि अगर चावल ही खाने हैं तो खीर खाओ। ये किस ओर इशारा करता है उनका ये ट्वीट कि खिचड़ी, पुलाव, बिरयानी, खीर खाओ। ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट में बड़े संकेत क्या छिपे हुए हैं। आरएलडी किसानों का मुद्दा हमेशा से उठाती रही है और पश्चिमी में, खास तौर से पश्चिम में जयंत चौधरी का जो रुतबा है वो सभी को पता है। और पश्चिम में ये कहा जाता है कि जिसके साथ जाट होते हैं उसी की ठाट होती है। अब ऐसे में किस तरीके से जयंत चौधरी का साथ किसको फायदा, किसको नुकसान पहुंचा सकता है, या जयंत चौधरी अपना फायदा नुकसान देख के कहां जा सकते हैं, ये बड़े सवाल अब बने हुए हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और जो बड़ा सवाल इस चर्चा की शुरुआत में है कि आखिर जयंत चौधरी के मन में क्या है, सीधा सवाल का उत्तर लेते हैं। खास मेहमान जुड़ गए, रूबरू कराती हूं आपको। मनोज यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित अग्रवाल, प्रवक्ता आरएलडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र द्विवेदी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत खास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शुरुआत करती हूँ रोहित जी आपके साथ। जयंत चौधरी का ये ट्वीट, उनका विपक्षी एकता की बैठक में ना जाना, आखिर उनके मन में क्या है? मन में जनता की सेवा है, मन में किसानों के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बड़े किसान आंदोलन के बाद 700 शहादतें हुई थी, उसके बाद भी उन किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। तो मन में कहीं ना कहीं किसान सेवा है, जन सेवा है। इसीलिए माननीय जयंत चौधरी जी समरसता अभियान के तहत गांव-गांव में जा रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में जा रहे हैं और जमीन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जनता के जो मुद्दे हैं उनको हम सरकार तक पहुंचाएं और हम उनके मुद्दों को अटेंड करवाएं। देखिए, मन में जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से सूत्र लगा लगा के कुछ भी परोस दिया जा रहा है, तो माननीय जयंत चौधरी जी ने साफ कहा है कि भाई खिचड़ी, बिरयानी, पुलाव जो बनाना है बना के खाओ। भाई अगर आपको अपने आप ही सूत्र बना के लिखना है तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और 2024 का चुनाव पास है, सरकार का बदलाव होने जा रहा है, तो मिठाई तो बनती है, खीर तो बनती है ना, क्योंकि 2024 के अंदर सरकार बदलने जा रही है। और जिस तरीके से हमने देखा है कि जन विरोधी सरकार हमारे देश के अंदर आज है, जो जनता की किसी भी समस्या को सुनना नहीं चाहती है, जनता की किसी भी समस्या पे बात नहीं करना चाहती है, अपने मन की बात सुनाती है, जनता के मन की बात नहीं सुनती है। तो ऐसी स्थिति में हमको ये समझना चाहिए कि 2024 में जो बदलाव होने जा रहा है, जो नीतीश कुमार जी गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं पूरे देश के अंदर घूम घूम के, माननीय जयंत चौधरी जी अगली मीटिंग में बेंगलोर में आपको स्वयं दिखेंगे। हमने पिछली मीटिंग का ना जाने का कारण बता दिया था कि माननीय जयंत चौधरी जी देश में नहीं थे, वो विदेश में थे पारिवारिक कार्यक्रम के कारण, इसलिए वो नहीं जा पाए थे, उन्होंने उस मीटिंग को अटेंड नहीं किया। परंतु जो अगली मीटिंग बेंगलोर में होने जा रही है एक विपक्षी एकता की, उसके अंदर माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं आपको दिखेंगे। तो देखिए, बहुत कयास लगाने का कोई मतलब नहीं है। राजनीति के अंदर सूत्र लिख के कुछ भी परोस दिया जाता है। राजनीति के अंदर आज राजनीति इस स्तर पे आ गई है कि ट्विटर के अंदर कोई भी फेक अकाउंट की न्यूज उठा के चलाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये समझना पड़ेगा कि जनता की समस्याओं पे आपको कहीं ना कहीं मुखर होना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं जनता के बीच में जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी जनता से पूरी तरीके से दूर हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जनता के मन की बात सुनना ही नहीं चाहती है, जनता के मन की बात करना ही नहीं चाहती है, अपने मन की बात सुनाते रहना चाहती है। तो इन चीजों को देखते हुए माननीय जयंत चौधरी जी ने क्लियर संकेत दिया है कि खिचड़ी, पुलाव, तहरी जो भी आपको बना के खाना हो वो आप खा सकते हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। परंतु पश्चिम उत्तर प्रदेश में माननीय जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय लोकदल की जो पकड़ है, जो जनता के प्रति, जनता का उनके प्रति प्रेम है, सम्मान है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हिलाने का काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को हिलाने का काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से नतमस्तक है माननीय जयंत चौधरी के आगे कि वो चाहती है कि कैसे भी करके जयंत चौधरी जी को उनके साथ ले। ये बात भी माननी होगी कि बेवजह धुआं नहीं उठता है, चाहे निकाय चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी की जगह आपको समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर लड़ना पड़ा। निकाय चुनाव की बात करूं तो समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी भी उतारे, आप ही के प्रत्याशी के खिलाफ। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को देखकर क्या कयास लगाए जाए?
नहीं, देखिए 2022 का जो चुनाव हुआ था उसमें राष्ट्रीय लोकदल 33 सीटों पे अपने चिन्ह पे लड़ा था और जिसमें से हमारे आज 9 विधायक हैं। 8 विधायक हम उस समय जीत के आए थे और खतौली के उपचुनाव के अंदर राष्ट्रीय लोकदल अपने सिंबल पे लड़ा था और हमारा 9वां विधायक जीता था। तो भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी कहीं ना कहीं गतिविधियां थी उसका जवाब राष्ट्रीय लोकदल ने मजबूती से दिया था। और पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो हवा चली थी वो पूरे उत्तर प्रदेश में गई थी, जिसने समाजवादी पार्टी को 111 सीटें जीतने में और कहीं ना कहीं सरकार के करीब आने में, सरकार बनते बनते रह गई थी, उसके करीब आने में पूरी मदद की थी। क्योंकि जो शुरुआत हुई थी वो पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव से हुई थी और जो एक राष्ट्रीय लोकदल ने माहौल बनाया था प्रदेश के अंदर, वो साफ था कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन कहीं ना कहीं सरकार बनाने जा रहा था। परंतु कुछ कारण रहे, कुछ ना कुछ ऐसा रहा जो हम सरकार नहीं बना पाए, परंतु एक अच्छा रिजल्ट हमने हमारे गठबंधन ने दिया है। 2019 से हम साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और 2019 से हम साथ हैं। हमारे नेता पढ़े लिखे हैं, हमारे नेता के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री है, हमारे नेता एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि मन में कोई भी खटास नहीं है और क्या फ्यूचर में भी ये एक्सपेक्ट किया जाए कि आप लोग साथ ही रहेंगे। ठीक है, मनोज यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी के साथ बता दूं हमारे साथ सुरेंद्र कुमार प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत, आती हूं आपके पास। लेकिन इससे पहले मनोज जी, देखिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जो गठबंधन है 2024 से पहले किस तरीके से इसकी चर्चा हुई, दो लड़कों की जोड़ी इस तरीके से कमाल करेगी, इस पर खूब चर्चा हुई थी। लेकिन इसके बाद अब क्या संभावना बरकरार है? जिस तरीके से जयंत चौधरी ने ट्वीट किया है, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच? मनोज यादव जी, आपकी आवाज म्यूट है, इसे अनम्यूट कर लीजिए। मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आपकी आवाज मिल रही है मुझे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट किया, उसका जवाब आरएलडी के प्रवक्ता ने दे दिया। उसमें किसी तरीके का हमारी तरफ से कोई सवाल जवाब बनता ही नहीं। लेकिन जो ट्वीट है उसको अगर थोड़ा पढ़ने का प्रयास किया जाए तो उसके अर्थ निकाले जा सकते हैं। क्यों हम चावल खाएं, क्यों ना खीर खाएं? 85 करोड़ लोगों को चावल ही तो बांटा जा रहा है। कौन बांट रहा है चावल? मोदी की सरकार, योगी की सरकार। तो काहे जनता चावल खाए भाई? खीर खाए, उसके साथ चीनी भी मिले, उसके साथ मेवा भी मिले। जनता के और तमाम सारे मुद्दों पे जनता के साथ मिलके जो सरकार बनी वो जनता को और लाभ दे, अच्छे अच्छे मुद्दों पे जनता की बात सुनी जाए। तो इस तरह से भी उसका मतलब निकाला जा सकता है। लेकिन एक प्रयास किया जा रहा है। अभी आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि वहां जो पटना में यात्रा हुई थी उसमें से जयंत जी ने जाने से मना कर दिया। ये बिल्कुल अपोजिट आपका आंसर आया। उन्होंने कहा कि मैं किन्हीं कारणों से नहीं आ सकता और बिल्कुल, लेकिन इसके आगे मैंने ये भी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि वो अगली बैठक में जाएंगे। मैंने आगे ये भी क्लियर कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि जी, आपने बिल्कुल सही कहा और वही बात मैं भी कह रहा हूँ कि पूरा हर डेट बढ़ती घटती रहती है, तमाम सारी मीटिंग्स की, हर नेता की अपनी आने जाने का शेड्यूल है। तो हो सकता है कभी कोई नहीं पहुंच पा रहा हो, लेकिन समाजवादी पार्टी, आरएलडी, अनुप्रिया पटेल जी की पार्टी, चंद्रशेखर जी की पार्टी, ये चारों दल एक साथ हैं। माफ करिएगा, पल्लवी पटेल जी की पार्टी एक साथ है और पूरी मजबूती के साथ बीजेपी को लड़ाएंगी। आने वाले दिनों में जो बैठकों का दौर है, कांग्रेस से भी बात चल रही है। अगर सारी बातें बिल्कुल क्लियर होंगी तो और भी दलों का इन्वॉल्वमेंट होगा और उत्तर प्रदेश जिस पे बीजेपी को बड़ा गुमान है, और गुमान शब्द शायद बेहतर लग रहा है, घमंड अहंकार है, वो बीजेपी का चूर चूर करेगा। यही विपक्ष चूर सुरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में चूर चूर। देखिए, आप चावल दे रहे हैं लेकिन विपक्ष के पास खीर है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पलड़ा इस तरीके से दिखाने का प्रयास हो रहा है, कैसे काउंटर करेंगे? से राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ताओं ने कहा कि हमने पहले कहा कि विदेश में है, वो नहीं जा पाएंगे। अगर आपको निमंत्रण मिलता तब तो आप जाते। आपको तो पहली चीज तो यह है कि आपको निमंत्रण ही नहीं मिला। जब मीडिया में बात आई, मीडिया ने जब दबाव बनाया
तो अब कह रहे हैं कि अब हम 23 तारीख में जाएंगे। हो सकता है कि अखिलेश जी ने कहा होगा कि उनको भी आप निमंत्रण भेजो, नहीं तो हमारी जो गठबंधन है उत्तर प्रदेश के अंदर वहां पर कुछ न कुछ इसका जो है इलेक्शन खराब हो जाएगा, जिसके कारण जो है शायद एक मिनट रोहित जी आऊंगी आपके पास। देखिए सुरेंद्र जी देखिए विपक्ष ने किस किस को इनवाइट किया ये सभी के सामने है, इस पर ना जाए तो बेहतर होगा, लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया। दे रहा हूँ, अरे राजभर की पार्टी नहीं है भैया, ये राष्ट्रीय लोकदल है। क्यों ना खाए? देखिए हमने तो कोरोना काल से लेके अब तक हमने चावल भी देने का काम किया और जनता के बीच में रहने का भी हमने काम किया। अभी इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी जो है जनता से दूर हो गई। अगर जनता से इतना ही हम अगर दूर हो जाते तो 2014 में, 19 में, 22 में और अभी निकाय चुनाव में जनता हमको आशीर्वाद नहीं देता। जनता जिनको आशीर्वाद दे रहा है, जनता जिसके बीच में है, वो पूरा प्रदेश देख रहा है। ये 23 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश के अंदर। आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विकास हो रहा है, शायद मुझे लगता है कि इनके प्रवक्ता ना बताए, लेकिन जयंत जी को कहीं न कहीं ये जरूर लग रहा है कि हमारी पार्टी जिस प्रकार से इनकी पार्टी 2017 में चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गई इनकी एक विधायक। संभल के बोलो सुरेंद्र जी, ऐसा ना हो गठबंधन में गए। एक एक करके देखिए आप दोनों को पर्याप्त समय दिया है। सुरेंद्र जी को एक बार सुन ले, फिर काउंटर पे आती हूँ मैं। नेता ना हमारी देहड़ी पे मत्था टेक रहे हैं, ऐसा ना हो सुरेंद्र जी आपको फोन आ जाए और आपकी विदाई हो जाए भारतीय जनता पार्टी। देखिए पर्सनल अटैक नहीं रोहित जी, पर्सनल अटैक नहीं। सुरेंद्र जी को पूरा करने दीजिए, फिर काउंटर पर आती हूँ मैं। बड़े बड़े नेता ना हमारे नेता की देहड़ी पे मत्था टेक रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपकी विदाई हो जाए पार्टी से, तो थोड़ा आराम। ठीक है रोहित जी, आवाज में रोहित जी सुरेंद्र जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप तय नहीं करेंगे सर, ये मेरी अपनी समस्या, हमारी अपनी मामला है। आपने जहां तक ये कहा इन्होंने 2022 में जब चुनाव हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग कहते थे कि चौधरी चरण सिंह जी का। लेकिन रोहित जी जो आप बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष को भी तो महागठबंधन की जरूरत पड़ रही है। क्या बीजेपी इतनी स्ट्रांग है जो सब सारे दल एकजुट आ जाना चाहते हैं और तब जाकर बीजेपी को हरा सकते हैं? एकला चलो की राह पर जिस तरीके से बीएसपी चलने की सोच रही है, क्या वैसे उद्देश्य के साथ बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे? अरे 50 पार्टियों के गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी चल रही है। आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर कितनी पार्टियां इनके साथ हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी पार्टियां इनके साथ हैं। 50 दलों के गठबंधन के साथ चल रही है। कब भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है? हमारे गठबंधन की पार्टियां जोड़ेंगे आप तो कम ही दिखाई पड़ेंगी आपको। इनके गठबंधन से कम पार्टियां दिखाई पड़ेंगी। अरे 2019 के अंदर 48 दलों के साथ गठबंधन करके देश के अंदर चुनाव लड़ा है इन्होंने। ये क्या हमको सिखाएंगे कि गठबंधन क्या होता है? और गठबंधन धर्म इनसे ज्यादा बेहतर कौन समझेगा? जो बिहार के अंदर वीआईपी पार्टी वाला अपनी पार्टी ढूंढ रहा है, पार्टी कहां गई मेरी, उसके हाथ में खाली डोरी पकड़ी रह गई है। चिराग पासवान जी जिनके साथ इन्होंने गठबंधन किया, वो इधर उधर देख रहे हैं, कह रहे मेरी पार्टी कहां है। नीचे से पार्टी ही गायब कर देते हैं। आज नेता खाली अपनी लेकिन अब लोकसभा चुनाव है और देखिए इसकी गंभीरता सभी दल समझ रहे हैं और इसी के लिए तैयारियां जो है ग्राउंड जीरो पर सब कुछ खुद ही बयां कर रही हैं। सुरेंद्र जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं राघवेंद्र जी का रुख करती हूँ, फिर आगे बढ़ती हूँ मनोज जी के पास। विपक्ष खीर खाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है रोहित जी, अब एक मिनट सुरेंद्र जी की सुनने दीजिए। विदाई तय हो गई है। ठीक है सुरेंद्र जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। अब देखिए रोहित जी ने ये कह दिया कि भाई बीजेपी के पास तो 56 दल है। अरे भैया हमसे ज्यादा तो महागठबंधन में दल है, आप गिनती कर लीजिए। और कौन कौन है जिन्होंने इस प्रदेश को लूटने का काम किया, जिन्होंने देश को लूटने का काम किया, जिनके ऊपर ईडी सीबीआई आई से अधिक संपत्ति, कहीं न कहीं सबका सब जो है फंसे हुए हैं, वो सारे एक साथ जा रहे हैं। देश की जनता जो है 2014 के बाद पहली बार 2014 में जनता को लगा कि इस देश का विकास हो सकता है। इस देश के अंदर जो है सबसे बड़ा साफ सुथरा और ईमानदार अगर कोई नेता है वो नरेंद्र मोदी जी है। और आज देश नहीं विदेशों में भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि बीजेपी अपने कामों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ रही। ठीक है राघवेंद्र जी, देखिए मैं ये चाहती हूँ कि आरएलडी के पास विकल्प है, लेकिन जिस तरीके से अभी आरएलडी के प्रवक्ता कह रहे हैं रोहित अग्रवाल जी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आगे जाकर समीकरण किस तरीके से उलटफेर होने की संभावना है, या फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, महागठबंधन बनेगा बीजेपी के खिलाफ? देखिए
राजनीतिक संभावनाओं को तलाशने की अपना अधिकार है, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, हर व्यक्ति अपनी संभावनाओं की तलाश करता है। 2024 का चुनाव हमारे सामने है, इसलिए हर पार्टी का दायित्व है, हर कार्यकर्ता का दायित्व है कि अपनी पार्टी को अधिक से अधिक सीट पे लड़ाए और अधिक से सांसद बनाए, जिससे कि देश के प्रधानमंत्री बन सके। रही बात आरएलडी की, तो आरएलडी भी उसी की तलाश में है, हमको लगता है कि इसी के कारण वो पटना नहीं गए और बार बार डिले कर रहे हैं। रोज बैठकें हो रही हैं, बैठकों का दौर सारे पार्टियों में चल रहा है। अभी वो असमंजस में है कि क्या करें, महागठबंधन के साथ जाए, बीजेपी में जाके मिले, क्या करें, क्योंकि चुनाव तो लड़ना है। और देखिए पिछला चुनाव देखिए, 2019 में भी इनका तिरस्कार किया समाजवादी पार्टी ने, 2022 में भी किया। अब 2022 में इनको अपने भी सिंबल पे लड़ना पड़ा और समाजवादी पार्टी के भी सिंबल पर लड़ना पड़ा अपने प्रत्याशी को। आप देखिए नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव में समाजवादी पार्टी इनके ठीक सामने खड़ा हो गई और इनके विरोध में अपने प्रत्याशी उतारी। तो कहीं न कहीं जयंत चौधरी पढ़े लिखे, जैसा कि रोज भाई बता रहे हैं कि पढ़े लिखे नेता है, उनको अपना भविष्य अच्छी तरीके से पता है कि 2024 में हम कहाँ रहेंगे। ठीक है, आप ही का ये सवाल रोहित जी के पास। ठीक है, मनोज जी से पहले मैं सवाल लेती हूँ, वो पहले भी कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर रोहित जी आपके पास आऊंगी इसी सवाल के साथ कि क्या अपना भविष्य खतरे में नहीं लग रहा है या भविष्य की क्या कल्पना आप लोग कर रहे हैं। ठीक है मनोज जी, किस तरीके से देखिए, क्योंकि 2014 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, अब 24 की बारी है, लगातार मोदी मैजिक चला है। आप विपक्षी एकता के बलबूते पर क्या वो मोदी मैजिक खत्म करने का दम रखते हैं, विपक्षी एकता? नतीजे मुझे बड़ी हंसी आ रही है। हाँ मैं देख रही थी, आप हंस रहे थे। ये सब नागिन धुन पे नाच रहे हैं, भाजपा वाले भी, राजनीतिक विश्लेषक भी, और धुन बज नहीं रही और नाच सब रहे हैं। कम से कम धुन बजे तब अपना हाथ उठा के ऐसे ऐसे डांस करो तो अच्छा भी लगे। अरे आप तो बिना धुन के ही नाचते चले जा रहे हो। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज देता हूँ और आप यहाँ ब्रेकिंग चलाइए। 15 लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सांसद समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। बीजेपी मौजूदा सांसद, पूर्व नहीं, हम अभी ज्वाइन नहीं करा रहे हैं और बीजेपी रोक भी नहीं पाएगी। ब्रेकिंग चलाइए, मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी। ठीक है, बड़ी बात तो आपने कह दी है, बड़े आश्वासन के साथ आप ये कह रहे, तो यकीनन इसे रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब बीजेपी और राजनीतिक विश्लेषक जवाब देख, क्या जवाब है इनके पास? क्यों जबरदस्ती का बिन नागिन धुन पे डांस करते दिखा रहे भाई टीवी पे? सब ऑल इज वेल है। सारी मीटिंग में आप लोग खबर बनाने के लिए परेशान है। मोदी जी इन खबरों से नहीं मजबूत होंगे, मोदी जी इन खबरों से नहीं। लेकिन देखिए मनोज जी, सवाल विपक्षी एकता पर भी उठते हैं, क्योंकि विपक्षी एकता की जो आप लोग बात कर रहे हैं, क्या वाकई वो गठजोड़ हो पाएगा, ये मुमकिन हो पाएगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। 23 जून को जो बैठक हुई, उस बैठक में प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई चर्चा नहीं हुई। आखिर उसके पीछे की क्या वजह थी? अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो भले ही बीजेपी के लिए खतरा है, लेकिन जब तक विपक्ष एकजुट पूरी तरीके से नहीं हो जाता तब तक सवाल उठते रहेंगे। एकजुट हो, रस्से में अपने आप को बांध ले, एक कमरे में सारे लोग बंद हो जाएं चुनाव तक। किस तरह क्या करें आप लोग सलाह दे दीजिए, किस तरह एकजुटता दिखाई जाए। हाँ, एक बात आपकी महत्वपूर्ण है कि जिस राजनीतिक दल को वो नहीं तोड़ पा रहे हैं, उसको धन, बल, डर, सीबीआई, ईडी, आईटी, मोदी मैजिक, फलाना धमाका, चाणक्य, सब कुछ को असर डाल तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें दो राय नहीं, और वो जबरदस्ती टूट है, वो जबरदस्ती। ठीक है, ये सब बीजेपी का है, हथकंडा है। ठीक है रोहित जी, आरएलडी को अपना भविष्य कहाँ दिखता है, जल्दी से एक कमेंट। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का अगर आप भूतपूर्व देख लेंगे तो हमारे नेता प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी कई बार केंद्रीय मंत्री रहे और माननीय जयंत चौधरी जी का भी वर्तमान और भविष्य बहुत सुदृढ़ है। तो इसलिए हमारे भूत और हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य की चिंता छोड़ के भारतीय जनता पार्टी जनता के भविष्य की चिंता करे। आज युवा बेरोजगार है, बहुत परेशान है, किसान बहुत परेशान है, उसको एमएसपी नहीं मिल रही है, महिला सुरक्षित फील कर रही है, अपराधियों का बोलबाला है। तो अगर आपको किसी के भविष्य की चिंता करनी है तो जनता के भविष्य की चिंता करिए। कमेंट आपसे चाहूंगी, बीजेपी को अपनी चिंता करनी चाहिए, विपक्ष एकजुट है ये कहा जा रहा है, और विपक्ष बड़े मुद्दे किसानों को लेकर उठाएगा आने वाले समय में। जल्दी से सुरेंद्र जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रदेश का विकास हो रहा है
और आगे भी प्रदेश का विकास होता रहेगा। हम जनता के बीच में है और जनता के बीच में जाते रहेंगे। और जिस प्रकार से 2014, 19, 22 और फिर अभी 23 में जिस प्रकार से जनता ने आशीर्वाद दिया है, ठीक है, चलिए आरोप प्रत्यारोप इसी तरह से चलते रहेंगे। हालांकि बड़ा सवाल यही है कि आरएलडी को अपना भविष्य सही दिख रहा है और समाजवादी पार्टी के साथ ही दिख रहा है। ये बड़ी बात है, क्योंकि चर्चा की शुरुआत में ही मैंने सवाल किया था कि आखिर जयंत चौधरी के मन में क्या है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसे में बड़ा सवाल और इसका जवाब यही है कि जयंत चौधरी के मन में फिलहाल समाजवादी पार्टी से दूरी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आरएलडी के प्रवक्ता ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, भले ही थोड़े मतभेद है लेकिन वो जाहिर नहीं होने देना चाहते हैं, उल्टा दोनों मिलकर बीजेपी के खिलाफ हमलावर रहे हैं। तो यानी कि विपक्षी एकजुटता जो है वो कहीं ना कहीं 2024 से पहले भी ग्राउंड जीरो पर नजर आएगी। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।